हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। आज जो हम लोग सेशन लेके उपस्थित हैं, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की जो वैकेंसी आती है उसमें स्पेशल क्लास आपको होने वाले हैं। और जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें काफ़ी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सिर्फ यूपी के ही नहीं, अदर स्टेट में भी जितने क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज और बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आज का रहा ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि समुदाय आधारित निगरानी कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस का मुख्य उद्देश्य है, क्या है, हमें बताना है। ओके, चलिए देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यह क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। राजस्थान एएनएम, एएचएम और एएनएम 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामुदायिक सामुदायिक स्वामित्व बनाना। बी कह रहा है समुदाय की आवश्यकताओं को जानना। और सी कह रहा है फीडबैक। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। अगर हम बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगर हम बात करते हैं तो स्वामित्व बनाना भी हो जाएगा, समुदाय की आवश्यकताओं को जानना भी हो जाएगा और फीडबैक भी हो जाएगा। इस वजह से उपयुक्त में सभी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए इसमें हम लोग कुछ देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या दिया गया है। कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस का मुख्य उद्देश्य समुदाय की आवश्यकताओं को जानना, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती है, जहां इन पेशेंट और आउट पेशेंट इन पेशेंट और आउट पेशेंट की जानकारी क्या होती है, एकत्र की जाती है। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन भी जब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, डी ट्रिपल एस बी एन एम 30/8/2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है कि जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीन है। ठीक है, दिया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आज अंडर, किसके अंडर में ये काम करता है हमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये अधीन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्राइमरी केयर लेवल मतलब प्राथमिक देखभाल स्तर। बी कह रहा है कि बेस केयर लेवल बेसिक देखभाल। और सी कह रहा है सेकेंडरी केयर लेवल मतलब द्वितीय देखभाल। और थर्ड कह रहा है कि टर्सरी केयर लेवल मतलब तृतीय देखभाल स्तर। हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है द्वितीयक। क्या होता है? द्वितीयक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सेकेंडरी जो भी होता है उपचार किया जाता है। ठीक है, के अधीन आता है, सेकेंडरी स्तर के अधीन आता है। देखिएगा, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों ही द्वितीयक देखभाल के अधीन होता है। यह स्तर प्राथमिक देखभाल के बाद आता है। इसमें जटिल और विशेष स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होती हैं। अगर वहीं हम प्राथमिक की बात करते हैं तो सब सेंटर की बात होता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। ठीक है, अगर वहीं हम तृतीय की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें, या तो फिर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो आते हैं, ये
तृतीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो तृतीय में कौन आ गया? या तो मेडिकल कॉलेज हो, जैसे बेच्चू हो गया, या फिर गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज हो गया, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज हो गया, तो उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही प्यारा है और क्या बोला है कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित होती है, किस पे होती है? ठीक है, सामुदायिक, ठीक है, तो दिया है कि कम्युनिटी हेल्थ केयर इज फोकस्ड ऑन, ठीक है, किस पे? तो पुअर पीपल मतलब गरीब लोगों पे, ठीक है, बीमार लोगों पे, माता और बच्चों पे, समग्र समुदाय पे। तो अगर हम बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समग्र समुदाय पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल कम्युनिटी पे किसी एक पे हम नहीं करते हैं, इसमें जो भी अब जाएगा उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो समग्र समुदाय को इसके अंतर्गत रखा जाता है, न कि किसी खास एक लोगों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखिएगा आगे का दिया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल समग्र समुदाय पर केंद्रित होती है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक उप समूह है। सामुदायिक स्वास्थ्य जनसंख्या समूहों के स्वास्थ्य की स्थिति के रख रखाव संरक्षण का सुधार पर केंद्रित है। चलिए क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। बोला है कि निम्न में से निवारण का तृतीयक स्तर कौन है, हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्वास्थ्य संवर्धक, ठीक है, बी कह रहा है विशिष्ट सुरक्षा, हेल्थ प्रमोशन, या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि शीघ्र निदान और उपचार, या फिर अशक्तता नियंत्रण। ठीक है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि 14 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हेल्थ प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हेल्थ प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य संवर्धन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला है कि तृतीयक रोकथाम रोग सूचक रोगियों में लागू किया जाता है और इसका उद्देश्य बीमारी की गंभीरता के साथ साथ किसी भी संबंधित परिणाम को कम करता है। तृतीयक रोकथाम का उद्देश्य किसी व्यक्ति में एक बार स्थापित होने के बाद बीमारी के प्रभावों को कम करना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने देखने को मिलेगा। इसमें बोला है कि जानकारी प्रदान करने, दृष्टिकोण बदलने और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए नियोजित अनुभव विकसित और प्रदान करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहता है। अगर हम देखेंगे तो यह केरला PCS जूनियर PHN ग्रेड सेकेंड 14/11/2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हेल्थ प्रमोशन, बी कह रहा है वेलनेस कल्याणकारी, सी कह रहा है कि हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा, और डी कह रहा है कि समन्वित स्कूल स्वास्थ्य। ठीक है, कोऑर्डिनेट स्कूल हेल्थ। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हेल्थ एजुकेशन। क्या हो जाएगा? हेल्थ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेल्थ एजुकेशन। क्या हो जाएगा? हेल्थ एजुकेशन। चलिए देखिएगा आगे क्या बोला है कि व्यवहार को प्रभावित करने के लिए नियोजित अनुभव विकसित और प्रदान करने की प्रक्रिया स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। और कार्यस्थल पर निरंतर सीखने से शिक्षा और व्यवहार में क्या आता है, तो बदलाव आता है। अगर आप जैसे देता है ना कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो जो आदमी या फिर जो भी
सहकर्मी होते हैं, अगर वो ग्राउंड लेवल पे उतर के अगर कार्य करते हैं तो उनका दो चीज़ में बदलाव होता है। एक जो है समाजीकरण में भी बदलाव होता है और उनके व्यवहार में भी बदलाव होता है, जो देखने को बहुत सारी चीज़ें आपको जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो वहाँ आपको सीखने को मिलता है। और हर इंसान की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उनका एजुकेशन हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। आगे है 16 नंबर। 16 नंबर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अपने शिफ्ट की समाप्ति के पश्चात नर्स को यह ज्ञात होता है कि वह मरीज के घाव की ड्रेसिंग प्रक्रिया को दर्ज करना भूल गई है, जिसमें उसने मरीज की ड्रेसिंग को बदला था। उस नर्स को कौन सी क्रिया अपनानी चाहिए, हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। देखिए, ऑप्शंस नंबर ए कह रहा है कि अस्पताल से निकलने से पूर्व घटना रिपोर्ट पूरी तरह तैयार कर लेनी चाहिए। और अगर बी कह रहा है कि कुछ न करें, अगले शिफ्ट की नर्स इस कार्य को संपन्न करेगी। सी कह रहा है कि ड्रेसिंग बदलने के विवरण को पूर्व के कार्य विवरण में दर्ज करें। और सी कह रहा है विवरण लेख में एक विलंग विशिष्ट को अतिरिक्त नोट के रूप में जोड़ें। ये उड़ीसा एएनएम 3/12/2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, विवरण लेख में एक विलंबित प्रविष्ट को अतिरिक्त नोट के रूप में क्या करता है, जोड़ दें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। जब किसी नर्स को पता चलता है कि वो ड्रेसिंग बदलते का दस्तावेजीकरण, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना भूल गई है तो उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए, विरोधात्मक नोट्स के अतिरिक्त इसे स्पष्ट रूप से लेट एंट्री या परिशिष्ट के रूप में लेबल करें। किसमें, लेट एंट्री करें या फिर परिशिष्ट के रूप में लेबल करें। परिशिष्ट का अगर हम बात करते हैं तो हस्ताक्षर करें और तारीख डालें, और लेट एंट्री का कारण भी शामिल करें। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या करना है, उसमें मेंशन करना होता है। जो रजिस्टर बुक होता है, जो डॉक्यूमेंट जो फिलहाल में दिया जाता है कि इनको कौन सी दवा चल रही है और फिर क्या हुआ है, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, चलिए 17 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। जब कोई नर्स मरीज के अस्पताल में प्रवेश संबंधित नर्सिंग डाटाबेस को पूरा कर लेती है तो मरीज रिपोर्ट करता है कि उसे कोई एलर्जी नहीं है। नर्स इस निष्कर्ष का दस्तावेज करने के लिए कौन सा स्वीकार्य चिकित्सा संक्षिप्त नाम दे सकती है, हमें बताना है कि वो कौन सा नाम हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यन, ठीक है, जिसका, और बी कह रहा है कि यन डी ए, सी कह रहा है कि यन के ए, और डी कह रहा है कि यन पी ओ। अगर हम बात करते हैं तो इनका सबका जो है फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन जब भी आप जीएनएम एनएम का कोर्स किए होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई गई होंगी। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ए का, एन ए का मतलब क्या होता है, तो नॉट अप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, अप्लीकेबल होता है, नॉट अप्लीकेबल होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर वहीं हम बात करते हैं डी का, एन पी ओ, एन पी ओ का क्या मतलब होता है, तो नाइल पर ओरल होता है। ठीक है, नाइल पर ओरल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यन के ए का मतलब क्या होता है, तो यन ए के का मतलब नो नोन एलर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नर्स एन के ए, जिसका अर्थ होता है नो नो एलर्जी, का दस्तावेज
वेजीकरण कर सकती है, यह इंगित करने के लिए कि रोगी को कोई एलर्जी नहीं हुई है। ठीक है, और एन का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, जो विशेष रूप से एलर्जी की अनुमति का संकेत नहीं देता है। और वही अगर हम बात करते हैं एनपीओ का, तो नाइल पर ओरल होता है। ठीक है, इसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि रोगी को कोई मौखिक सेवन जैसे भोजन, तरल पदार्थ, दवाएं नहीं करना चाहिए, यह एलर्जी से संबंधित नहीं है। चलिए 18 नंबर देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। वही 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर कह रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संपूर्ण और सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, हमें बताना है। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा कि निर्णय लेने को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं के लिए उपलब्ध जानकारी की मात्रा को सीमित करना। अब देखिएगा बी कह रहा है उन्हें केवल विलिंग और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना। वहीं देखिएगा सी कह रहा है कि रोगी के स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतरता और गुणवत्ता का विशिष्ट विवरण प्रदान करना। और वहीं डी कह रहा है कि रोगी की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किए बिना केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि रोगी के स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतरता और गुणवत्ता का विशिष्ट विवरण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा कि सी ऑप्शन की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बढ़ती जटिलताओं और विविधताओं में, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी ने संगठनों के विकास संरचनात्मक तत्वों द्वारा वर्गीकृत है। 90% स्वास्थ्य प्रणालियों के समूहों को वर्गीकृत किया गया है और अस्पताल सेवाओं, चिकित्सा व्यवस्थाओं सभी गतिविधियों पर समान आयाम लागू किए। ठीक है, चलिए आज भी हम लोग कितने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो आज भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जिसमें से कि 18 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि समुदाय में नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको 1 2 3 करके क्या दिया है, तो स्टेप दिया है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना। अगर वहीं सेकंड की बात करें तो स्वास्थ्य, बाल विकास और कल्याण को बढ़ावा देना। डी कह रहा है कि परिवार को वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करना। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए कह रहा है कि केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 1 और 3, सी कह रहा है कि 1 और 2 और डी कह रहा है केवल 1 और 2। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए ऐसे कई कार्य हैं जो एक आशा के रूप में नवजात शिशुओं और 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उन्हें प्यार, अपनापन, प्रशंसा मिले और पोषण एवं कल्याण। स्वास्थ्य के लिए गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम के तहत 6 से 7 बार गृह भ्रमण करें। मतलब 7 में से कितना बार, लगभग 6 बार आपको क्या करना है, उनके घर जाकर जानकारियाँ देनी है या फिर उन्हें देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक, उनके बारे में जानकारियाँ देनी है और उनका ध्यान रखना है।
तो ये किसका काम होता है? तो आशा वर्कर्स के काम होते हैं, इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। देखिएगा इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संभावित स्वास्थ्य सेवाओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना। बी कह रहा है तीव्र देखभाल सेवाओं का प्रदान करना। अगर वहीं सी की बात करते हैं तो कह रहा है स्वास्थ्य व्यवहार और रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना। और वहीं अगर डी की बात करें तो परिवार को सहायता और शिक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान का एक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से समुदाय या क्षेत्र के लोगों को शारीरिक और मानसिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे समुदाय का अच्छा रखरखाव, सुरक्षात्मक वातावरण और स्वास्थ्य सुधार शामिल है। तो आज भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं ऐसा ही क्वेश्चन लेके आपको अगली सीरीज में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।